हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वी मैथ्स पर। तो सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज सुबह वीडियो इस वजह से भी नहीं आई कि मुझे लगा आप लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे होंगे, ठीक, स्पीच सुन रहे होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर की, और साथ ही में पतंग उड़ाते हैं आज काफ़ी। तो मुझे लगा चलो पतंग उड़ा लिया जाए, तो मैं भी पतंग उड़ाने में थोड़ा बिजी हो गया था। तो अब चलिए क्वेश्चंस। आज की वीडियो जो रहेगी बेटा, जो मॉक टेस्ट नंबर 4 है ना हमारा, किसकी बात कर रहा हूँ मैं। आज की वीडियो में हम लोग जो हमारा मॉक टेस्ट नंबर 4 होगा उसका हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन है, फिर वही मॉक टेस्ट की वीडियो हमारी आज ये बन रही है। तो उसके लिए मैं पहले फिर से बता देता हूँ, अगर आप डायरेक्ट मॉक टेस्ट से हमसे जुड़ रहे हैं तो यहाँ पे कोई नए कंसेप्ट मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। यहाँ पे जो मॉक टेस्ट मैं आपको देता हूँ एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस को एनालाइज करने के लिए, तो उनका सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ कि आप कैसे शॉर्ट तरीकों से सॉल्यूशन कर सकते हो, या आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए था क्वेश्चन को पिक करने का, कि मुझे कैसे जाना है सॉल्व। देखिए आप में से हो सकता है काफ़ी बच्चे कर ले, हालांकि ये टेस्ट एक ऐसा टेस्ट आया है, इसमें मैक्सिमम मार्क्स आप सिर्फ 17 कर पाए हैं 20 में से, वो भी एक लड़की के आए हैं, बाकी ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे मतलब 15 के नीचे रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा ये चीज़ देख के कि या तो आपकी पढ़ाई में कमी है, आप पढ़ नहीं रहे हो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जितने इसमें मैंने डिज़ाइन किए थे सारे वही क्वेश्चंस हैं जो सारे कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन ये है छोटी सी, मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन आप देखिए, आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो एनालाइज करिए, एनालाइज करिए। आपने जिस तरीके से लगाया था बहुत अच्छी बात है, एक बार ये वीडियो ज़रूर देखा करो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मेरे को पेपर में एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या रखनी चाहिए, कैसे मुझे सॉल्व करना था ताकि कम से कम समय में मैं सॉल्व कर पाऊँगा। ठीक है, दूसरा मॉक टेस्ट ज़रूर लगाया करो। अभी भी जितने बच्चे देखते हो वीडियोज़ को या डाउट्स पूछते हो उतने बच्चे लगा नहीं रहे हो मॉक टेस्ट। ठीक है बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें मिल रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका बेनिफिट नहीं उठाओगे। तो या तो आप ऐसा बोल दो कि सर पेड कर दो आप, मैं भी पेड कर देता हूँ बाकी टीचर्स की तरह। ये चीज़ मैंने देखी है, देखो ये एक सच्चाई चीज़ होती है कि पेड बैचेज में भी आप पेड बैच खरीद लो या पेड टेस्ट सीरीज़ खरीद लो, एक बार आपकी जेब से पैसा जाता है, आप दे देते हो कि खरीद लिया, उसके बाद आप लगाते उसमें भी नहीं हो। बहुत कम बच्चे होते हैं जो लगाते हैं, बेटा जो लगाएंगे वो सिलेक्शन होगा उसका। या तो आप मुझे अब कमेंट करके ये बता दीजिएगा कि सर या तो आप भी अपना पेड शुरू कर दो, ठीक है, और नहीं तो सर हम अब रेडी हैं, हम अब से लगाया करेंगे। सर सारे बच्चे लगा नहीं रहे हैं तो उस चीज़ के लिए मैं बताता हूँ, थोड़ा सा लगता है कि यार फिर फ़ायदा क्या है उस चीज़ के पढ़ाने का जब आप लोग खुद इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हो उस चीज़ के अंदर। ठीक है, उस चीज़ से देखिए कुछ नहीं होगा, आप मॉक टेस्ट लगाओ, सिंपल गूगल फॉर्म पे मॉक टेस्ट बनाता हूँ मैं आपके लिए, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट मैं करता नहीं कि मेरे को कोई मेरा पर्सनल प्रॉफिट निकल रहा है उसके अंदर। एक टेस्ट आपका डिज़ाइन करने के लिए मेरा अच्छा खासा टाइम चला जाता है, मेरे को पिक करने पड़ते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन, किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पुट हो सकता है। ठीक है, तो आप लगाओ उन चीज़ों को। ये टेस्ट भी काफ़ी कम बच्चों ने लगाया है। ठीक, तो चलिए अब सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग अपना सॉल्यूशंस के ऊपर बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, मेरा सेट ए है उसके अंदर है पी एलिमेंट्स हैं, सेट बी में मेरे बेटा कितने क्यू एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अरे एक रोज बी, ये तो सर देखते लगाऊंगा पी क्यू, मेरे को तो इसमें पेन ही नहीं चलाना था, मुझे तो पेन ही नहीं चलाना सर। किसी सेट ए में पी एलिमेंट है, बी में क्यू एलिमेंट है, तो एक रोज बी में पी क्यू एलिमेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि फंक्शन मुझे दे रखा है एफ, एक फंक्शन है आर टू आर, जी फंक्शन है आर टू आर, दो मैपिंग्स है मेरे पास। ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और जी एक्स की वैल्यू सर मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस टू। देखिए क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स की वैल्यू आपके पास लिखी है एक्स स्क्वायर, फिर आपकी जी एक्स की वैल्यू लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो आपको पूछा क्या है इसने, अच्छा ऑप्शंस देख लेते हैं। फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ, फॉग इज इक्वल टू गॉफ, एफ इज, फॉग इज वन मैपिंग एंड नन ऑफ दिस, ऐसे आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ऑप्शंस उठा के देखो ना, आप मान लो फॉग बना के देखो, आप आपने फॉग बना के देखा, आप जानते हो फॉग क्या होता है सर, एफ ऑफ, एफ के अंदर जी ऑफ एक्स डाल देता हूँ, मतलब एफ के अंदर सर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस टू डालना पड़ेगा, और एफ है क्या, एफ एक्स है क्या, एक्स स्क्वायर है, तो एफ एफ के अंदर अगर एक्स स्क्वायर प्लस टू है मतलब सर इसका होल स्क्वायर बाहर आएगा, इसका होल स्क्वायर बाहर आएगा, तो मेरा बन गया सर एक्स की पावर फोर प्लस टू इंटू टू बनेगा ना, ये 4x स्क्वायर बन जाएगा। आपका कितना बन जाएगा, आप कहोगे सर मेरा 4x स्क्वायर ये बनेगा। और गॉफ अगर मैं बनाने जाता हूँ सर, तो गॉफ मेरा होता है जी ऑफ एफ एफ एक्स। ठीक है, मतलब जी के अंदर मुझे एक्स स्क्वायर डालना पड़ेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर डालोगे तो आप एक्स स्क्वायर डालोगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस टू बनेगा, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स की पावर 4 प्लस 2 बना, तो आप कह दोगे सर फॉग और गॉफ मेरा इक्वल आया ही नहीं, इक्वल ही नहीं आया तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर हो गया बेटा यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। देखिए अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हैं तो फॉग और गॉफ निकालना कोई मुश्किल बात नहीं थी, ये मैं ओरली देख सकता हूँ कि फॉग क्या होता है कि मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस 2 को एक्स की जगह पुट करना है, तो एक्स की पावर 4 में मैं पहुंच चुका हूँ। ऐसे ही गॉफ क्या होगा कि मेरे को जी के अंदर एक्स की जगह फंक्शन एफ एक्स रखना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर रखना पड़ेगा, तो ओरली रख सकता था, आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको क्या बोला कि सीधा बिना कुछ समझे आप वेन डायग्राम बना लिया करो, आपका सारा सोल्व हो जाएगा। तो आप कहोगे सर मैंने वेन डायग्राम अगर बनाया, ये हमारा लाइन वाला बन गया ना, इसको एक बार चेंज कर लेते हैं। ये बेटा इस तरीके से आ रहा है, एक बार इसको चेक करता हूँ मैं थोड़ा सा। हाँ तो देखते हैं, देखिए कलर थोड़ा चेंज हो रखा था इसमें, तो उस वजह से। तो देखिए क्या बता रखा है मैंने आपको, आप सिंपल सा क्या किया करो, आप सिर्फ सेट्स बनाते रहो, मतलब वेन डायग्राम से क्वेश्चन करो, आपका बहुत इजी से क्वेश्चन होंगे। अब आप क्या करेंगे, इसमें 3 सेट है सर मेरे पास, एक सेट है ए, एक सेट है बी और एक सेट है सी। पहले क्या बोले ए माइनस बी, तो ए में से बी वाले छोड़ दो तो सारे, तो आपका आप कहोगे सर मेरा ये वाला पोर्शन शेड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है ए माइनस सी, तो ए में से सी वाले अगर आप हटा दोगे तो आप कहोगे सर मेरा ये वाला सेक्शन आ जाएगा सेक्शन। ठीक है, ये वाला। अब वो कह रहा है मुझे कि इनका इंटरसेक्शन चाहिए, इंटरसेक्शन जब हम दोनों का लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो आप कहोगे सर मेरे पास ना ये वाला शेडेड पोर्शन मेरे पास ये वाला आ जाएगा सर, जो ये पोर्शन है ना ये शेडेड आ जाएगा मेरे पास। तो ऑप्शंस में से पिक कर लो, अब आप ऑप्शंस में पिक करो, क्या ये ए यूनियन बी यूनियन सी है, नहीं है सर, तो ऑप्शन ए हट गया मेरा। ऑप्शन बी, बी माइनस सी करके ए का इंटरसेक्शन, ये भी हटा देता हूँ सर मैं। ठीक, फिर अगला देखो ए यूनियन बी माइनस सी, तो बी माइनस सी करोगे तो बी का ये आ गया, ए के साथ यूनियन ये भी नहीं होगा सर, तो ऑप्शन नंबर डी मतलब आंसर हो जाएगा। फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार, ए माइनस में बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी क्या होगा, बी और सी वाला पूरा, उस पूरे में से ए को माइनस करेंगे, ए में से पूरे को माइनस करेंगे, तो मेरा यही तो आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा वेन डायग्राम से अप्रोच करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब ये देखिए, एक सिटी है, 20% ऑफ द पॉपुलेशन कार से जाती है, 50% बस से जाती है, 10% दोनों से जाती है, तो 50 और 20 70, 70 में से 10 चला जाएगा, 60 मेरा आंसर आ जाएगा सर करेक्ट। देखो पेन भी नहीं उठाना पड़ता बेटा, जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तो आप पेन भी नहीं उठाओगे। कैसे किया है सर, सिंपल किया है बेटा कि नंबर ऑफ क्या होता है हमारा, जो हम ए यूनियन बी क्या बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही तो हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कार है, बस है और दोनों है, तो 50 चला गया, साथ में सर 20 आ गया, माइनस में 10 हो गया, आ तो गया बेटा 60%, वही है। लेकिन ये चीज़ ओरली आई, कैसे आ रही है दिमाग के अंदर, क्योंकि प्रैक्टिस कर रखी है ना इस चीज़ की, तो आ रही है दिमाग के अंदर, तो ये ऐसी प्रैक्टिस आपको भी करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, रिलेशंस बताने हैं मुझे इन अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, कौन सा इसमें से इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए देखो आप क्या करते हो बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आप कहते हो सर इक्विवेलेंस रिलेशन, इसका मतलब होता है मेरा सर रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। जहां पे मेरा तीनों हो जाएगा मेरा इक्विवेलेंस हो जाएगा। पहला देखो ए रिलेटेड टू बी, मॉडुलस ए इक्वल टू मॉडुलस बी, तो मैं अगर ए रिलेटेड टू ए कहूँ तो मेरा क्या मोड ए इक्वल टू मोड ए होता है, तो आप कहोगे बिल्कुल होता है सर। सिमेट्रिक के लिए सर मोड ए इज इक्वल टू मोड बी है, तो इसका मतलब मैं उल्टा भी तो कह सकता हूँ कि मोड बी इज इक्वल टू मोड ए हो गया, बिल्कुल कह सकता हूँ सर। अगर मेरा मोड ए इज इक्वल टू मोड बी हुआ, दूसरी कंडीशन हुई कि मोड बी मेरा मोड सी के बराबर हुआ, तो यहाँ से मैं दोनों से निकाल तो सकता हूँ कि सर मेरा मोड ए मोड सी के बराबर भी हो जाएगा, तो आ तो गए मेरे ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, आप कहोगे सर अगर ए बिलोंग करता है, अगर ए मेरा बिलोंग करता है किसी भी रिलेशन को, अगर मेरा देखिए क्या बताता हूँ, अगर ए मेरा सेट को बिलोंग करता है, वैसे अगर मेरा ए बिलोंग कर जाए रिलेशन को तो मेरा हो जाएगा। सिमेट्रिक के लिए क्या कहता है, अगर मेरा सर ए बी बिलोंग करता है रिलेशन से और अगर मेरा बी ए भी बिलोंग कर जाए रिलेशन से तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा सर सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए आप कहते हो सर ए बी अगर बिलोंग करता है और बी सी बिलोंग करता है रिलेशन से तो मेरा ए सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में से, यही तो आप कहते हो बेटा। ये कंडीशंस है, कंप्लीट चैप्टर रिलेशंस का पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में जाके आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, इसमें देखिए आंसर ही हो गया ना,
हमारा आंसर ही आ गया, ऑप्शन ए ही आंसर आ गया। चेक करने की वैसे कोई ज़रूरत भी नहीं है, बाकी कर सकते हो आप, कर लेना अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन से पे आ गए, अब हम 5 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। अभी देखिए 6 क्या कह रहा है कि मेरे को एक रिलेशन है, रिलेशन कैसी दे दी मुझे कि a टू द पावर b इज इक्वल टू b टू द पावर a दे रखी है मेरे को, ठीक है। ये कैसी रिलेशन होगी, चलिए चेक कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव में सर मतलब मेरा a टू द पावर a इज इक्वल टू a टू द पावर a होता ही है सर, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा। ऐसे नहीं करोगे अगर, तो आप एक काम करो, एग्जाम्पल मान के चलो। आप कहोगे सर मैंने a की वैल्यू को 2 मान लिया और सर मैं b की वैल्यू को 4 मान रहा हूँ, ठीक है। तो आप कहो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 4 की पावर 2 होती है, आप कहोगे बिल्कुल होती है सर, दोनों ही 16 होते हैं, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा। रिफ्लेक्सिव होगा मतलब ये ऑप्शन तो मेरा हट गया सर, ये मेरा अभी होल्ड कर लेता हूँ, ये होल्ड कर लेता हूँ, इसमें रिफ्लेक्सिव का कोई जिक्र ही नहीं किया हुआ। सिमेट्रिक चेक करके देखो आप, सिमेट्रिक में आप कहोगे कि सर मेरा, देखो ये तो हो गया आपका, ये सिमेट्रिक ही प्रूव करवा दिया मैंने, सिमेट्रिक भी आपका हट गया। रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या कहते हैं कि मेरा सर 2 की पावर 2 जो होता है वही तो होता है सर मेरा 2 की पावर 2, या फिर मैं 4 की पावर 4 कर लूँ सर, वो भी होता है मेरा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव भी है मेरा। अगर मेरा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है तो ये होल्ड कर लिया, अगर ट्रांजिटिव भी हो गया तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, ट्रांजिटिव नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। इसके लिए आप एक सी और मान लो सी भी मैंने 2 कंसिडर कर लिया, तो आप कहोगे सर 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 4 की पावर 2 इज इक्वल टू करूंगा सर, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आपका। आपका क्या बिलोंग करना चाहिए, आपका ए सी भी बिलोंग करना चाहिए। ये जैसे आपका मैंने क्या लिखा है, ये तो मैंने आपका लिखा है कि ये तो ए बी के लिए केस हो गया। एक मैं केस लिख दूं बी सी के लिए, बी सी का आप केस करोगे तो आप कहोगे सर 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 4। फिर आप ए सी वाला जब केस लिखने जाओगे तो आप कहोगे सर ए सी के केस के लिए जब मैं जाऊंगा तो 2 की पावर 4 इक्वल टू 2 की पावर 4 मेरे पास मिल रहा है सर, दोनों इक्वल हैं, मतलब ये ट्रांजिटिव भी होगा, तो बेटा ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इजी सा था। अब आप कहोगे सर आपने सी को 2 ही क्यों माना, या बी को 4 ही क्यों माना, ए को 2 ही क्यों माना, तो बेटा ये रिलेशन तब सेटिस्फाई होगी जब ये कंडीशन पूरी हो रखी होगी, मुझे एक रिलेशन दे रखी है, ठीक है, तो इस वजह से मैंने उस चीज को मान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं ना। ये देखिए आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा नया कंसेप्ट जा रहा होगा, थोड़ा नया कंसेप्ट आपके लिए मान सकता हूँ कि जा रहा होगा। तो अब देखिए फंक्शन हमारा है, कोई भी मैंने आपको अगर फंक्शन दे दिया, कभी भी आपको कोई भी ना फंक्शन दे देता है वो, और आपसे इन्वर्स पूछ लेता है, तो उन क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या दिया हुआ है, आप कहोगे मेरा जो y इज इक्वल टू एफ एक्स मान सकता हूँ मैं, ये मेरा फंक्शन जो दिया हुआ है ये सर मेरा दिया हुआ है एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, ये मेरा ऐसा फंक्शन दिया हुआ है। साथ में ये भी बोल दिया एक्स नॉट इक्वल टू 3 है, मुझे एफ इनवर्स y चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए बेटा क्या करो हमेशा कि आप y इक्वल टू में लिख लो, जो भी आपको गिवन है ना उसको y इक्वल टू में लिख लो, तो ये आपका आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है कि x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y। पहला स्टेप क्या होता है, x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लो आप। आपको क्या करना है, x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेना है। तो आप क्या कैसे आएगा ये yx माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। यहाँ से आप अगर इकट्ठा कर दो y वालों को, मान लो कि आपने x को इकट्ठा कर लिया, तो आप कहोगे सर y प्लस, ये देखिए प्लस तो नहीं आएगा, आप कहोगे y, एक ही लाइन में कर रहा हूँ, चलो एक लाइन में नहीं करता हूँ मैं आपके लिए ना, पूरा ही सोल्व कर देता हूँ आपके लिए। तो ये आ जाएगा yx माइनस एक्स इज इक्वल टू 3y प्लस 2। यहाँ से अगर आप y को कॉमन निकालो, x को कॉमन निकालोगे तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y प्लस 2, और यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3y प्लस 2 अपॉन y माइनस 1, ऐसा आ गया। फिर आपका एक दूसरा स्टेप होता है, सेकंड स्टेप में आप क्या करते हो, थोड़ा साउंड डिस्टर्बेंस हो रही थी इस वजह से पॉज कर दिया आपका। तो देखिए सेकंड स्टेप क्या कहता हूँ मैं, सेकंड स्टेप हमारा, फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया, फर्स्ट स्टेप आप हमेशा याद रखो कि आपको x को इन टर्म्स ऑफ y निकालना है, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, जब आपका x आ जाएगा तो वहां पे x की जगह आप लिख दो f इनवर्स x, x की जगह जहां पे आपका ये x है ना बेटा उसकी जगह लिख दो f इनवर्स x, ये वाला x, और इधर इक्वल टू में जो y के टर्म्स होंगे ना, जो y के टर्म्स होंगे उनकी जगह आप कर दो x, ये स्टेप होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर सीधा क्या आ जाएगा, मतलब f इनवर्स x की वैल्यू आ जाएगी 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1, सीधा आप निकाल दोगे 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। मैंने क्या बताया, जब भी कोई फंक्शन दे दे और आपको इनवर्स निकालना हो तो उस केस में अगर आपको जाना है तो दो स्टेप्स आपके होंगे।
तो y इक्वल टू कंसिडर कर लो पूरे फंक्शन को, फिर आपको क्या निकालना है, x की वैल्यूज निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y, x की वैल्यू निकाल लो y की टर्म्स में। दूसरा स्टेप, x की जगह पुट कर दो y, तो f इनवर्स x मान लो और y की जगह x की वैल्यू पुट कर दो, तो आपका ये आ जाता है। उम्मीद करता हूँ इनवर्स आप सीख गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। ये क्या कहते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन। अरे ऐसे तो क्वेश्चन कर चुके हैं सर, हम लोग आराम से कर लेंगे। रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है सर, आपने मंत्र सिखा रखा है, जिसको जानते हो से जिसे जानना है। तो मैं सर यहाँ से मैं जानता हूँ सर साइन की वैल्यू, यहाँ से मैं साइन की वैल्यू जानता हूँ कि ये मेरी 1 से -1 के बीच में लाई करती है। फिर सर यहाँ से मैं माइनस साइन 3x पे चला जाऊँगा, तो मेरे इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएंगे। फिर यहाँ से मैं 2 ऐड कर लूँगा तो सर ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 ऐड किया तो 2 माइनस साइन 3x हो गया सर मेरे पास, यहाँ 2 ऐड किया तो 1 हो गया। अब मेरे को 1 अपॉन लेके आना है सर पूरा। अगर मुझे 1 अपॉन में ये लेके आना था तो मेरी इनइक्वालिटीज चेंज हो जाएगी, ये 1 अपॉन में 1 हो जाएगा सर, और ये 1 अपॉन में 3 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं आराम से कह सकता हूँ सर, जो मेरा फंक्शन होगा ना, उसकी जो रेंज होगी, फंक्शन की जो रेंज होगी मेरी, वो मेरी कितनी आई है, आप कह दोगे सर मेरी 1/3 से 1 पे मेरी लाई कर रही है। तो मतलब 1/3 से 1 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। आप आराम से बता सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए अब कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये चीज़ आप बिल्कुल ही आराम से बता सकते हो कि कैसे कैसे आपका डील हो रहा है यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको पिछले मॉक टेस्ट में मैंने क्या दिया, मैंने 1 1 फंक्शंस दे दिए थे, मैंने ऑन टू फंक्शंस का ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिया था, तो आज एक ऑन टू फंक्शंस का भी यहाँ पे क्वेश्चन रख दिया। दो तरीके से इस क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ। आपका एक सेट है ई, मान लेता हूँ ये मेरा एक सेट है ई, ठीक है, ये मेरा एक सेट है एफ। तो इसमें मेरे पास 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, और इसमें मेरे पास 2 एलिमेंट है, 1 और 2। सबसे पहले देखिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, आपको व्हाट्सएप पे मैंने शेयर कर रखा है। अगर आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ ऐड हैं या फिर टेलीग्राम पे ऐड हैं, तो मैंने दोनों जगह आपको शेयर कर रखा है शीट। एक मैंने 2 शीट्स भेजी थी, उसमें कंप्लीट फॉर्मूलाज थे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन से रिलेटेड। तो वहाँ पे एक फॉर्मूला देखो मैंने आपको भेजा था कि मेरा फॉर्मूला ऑन टू निकालने के लिए क्या होता है कि अगर मेरा r इज इक्वल टू 1 से n होता है, तो -1 की पावर मेरी कितनी हो जाती है, -1 की पावर मेरी r हो जाती है सर, और n सी r हो जाता है, और यहाँ पे मेरा r की पावर में m हो जाता है। और ये क्या होता है, मेरे m से n की तरफ जब हम लोग देखते हैं तब के केस में मेरे ऑन टू फंक्शंस होते हैं। ये मेरा कंप्लीट फॉर्मूला होता है। देखो अगर ये इस टाइप का फॉर्मूला आप यहाँ पुट करोगे तो करोगे कैसे, एक तो वो सिखाऊंगा आपको, दूसरा ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें छोटे तरीके से डील किया जा सकता था उसको कैसे करोगे वो भी सिखा देता हूँ बेटा आपको भी, ठीक है। आपको कंप्लीट सिखाऊंगा। शायद वीडियो थोड़ी सी ना अटक रही होगी मेरी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो कैमरे में थोड़ा सा कैप्चर नहीं हो पा रही है यार, थोड़ा हो सकता है वाईफाई का इशू होगा, क्योंकि बारिश हो रही है आज, है ना, तो वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो रही होगी। तो वीडियो को थोड़ा सा मैनेज करिएगा, वीडियो नहीं दिख पा रही होगी मेरी। बाकी ये सब दिख रहा होगा आपको, बोर्ड वगैरह दिख रहा होगा सारा, ठीक है। तो दो तरीके से दिखाता हूँ, देखो इसको काम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं कह दूंगा सर मेरे पास ना कितनी वैल्यूज़ हैं, मेरे पास n की कितनी वैल्यू, आप कहोगे मेरे पास सर n की ना 2 वैल्यूज़ हैं। एक तो आप ऐसे कहोगे, तो आप अगर समेशन लगाओ तो आप सीधा क्या करो, -1 की पावर 1 करोगे, साथ में आप करोगे सर 2c1, और 1 की पावर में m की वैल्यू मेरे पास 4 है यहाँ से, तो 1 की पावर 4 करोगे, तो इसकी प्लस, फिर आप कहोगे -1 की पावर दूसरे पे जाएंगे, 2 करोगे, यहाँ से आपका 2c2 आ जाएगा, और फिर यहाँ आप कहोगे सर 2 की पावर में 4 करूँगा, तो यहाँ से मेरा आंसर सर -2 आया, प्लस यहाँ से मेरा सर 2 की पावर 4 16 आया, 16 में से 2 चले जाएंगे तो 14 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो होगा आपको जो डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको शीट में भी दे रखा था। अब पेपर में अगर आपके ऐसा कुछ आ रहा है तो मेरे देखिए दिमाग में मेरे क्या आएगा कि मेरे पास अगर यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, मेरे पास यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है, और इनकी मैपिंग मुझे यहाँ पे 2 एलिमेंट से करानी है, और मुझे चाहिए टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। अब मैं कह रहा हूँ टोटल फंक्शंस कितने होंगे इस केस में, टोटल फंक्शंस जो होंगे वो कितने होंगे। आप कहोगे सर ये जो है ना ये 4 एलिमेंट्स इसकी पावर में चले जाते हैं, तो 2 की पावर 4, तो आप यहाँ से ये तो कह दोगे सर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे मेरे फंक्शन के अंदर वो मेरे पास 16 एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप अब खुद देखिए ये पूछ रहा है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। ऑन टू फंक्शंस इतना बड़ा फॉर्मूला सर मैं नहीं लगा पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो मैं आपको देखिए एक बिल्कुल छोटी चीज़ बताऊंगा। आप अगर इस टोटल नंबर में से मैं इनटू फंक्शंस को माइनस कर दूँ, इनटू फंक्शंस को माइनस कर दूँ, तो क्या मेरे ऑन टू फंक्शंस आ जाएंगे, आप होगे बिल्कुल आ जाएंगे सर। तो इनटू फंक्शंस निकालो। इनटू क्या होंगे, जब सारे इससे मान लो कि ये सारे ना एक से लग गया जाके, सारे तीर एक पे लग गए जाके, तो ये क्या हो गया,
एक बच गया ना इसके अंदर। इनटू क्या होता है, जब डब्बा खाली रह जाता है, डब्बा लबालब भरा हो तो ऑन टू फंक्शन, डब्बा खाली इनटू फंक्शन। मान लो कि सारे ही मिलके या तो 1 पे लगेंगे तब इनटू कहलाएगा, एक तरीका तो ये हो गया, या सर सारे ही मिलके, या फिर सर सारे मिलके 2 पे चले जाएंगे, एक ऊपर खाली रह जाएगा, एक तरीका ये होगा। तो इनटू फंक्शन कितने हो गए, 2 फंक्शन हो गए। तो 16 में से आप 2 घटा दो तो आपका 14। आप ऐसे भी आराम से कर सकते थे। ये देखिए मेंटली कर दिया मैंने। फॉर्मूला क्या होगा, आपको पेन की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, लेकिन जैसे मेरे को ये 2 दिखा, मैंने सोचा टोटल कितने हैं, 2 की पावर 4, इसमें से इंटू हटा दो। इंटू कितने हो जाएंगे कि जब या तो 1 पे सारे आ गए होंगे, 2 खाली रहेगा, या 2 पे आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ थी आपके लिए। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको शॉर्ट ट्रिक, ये जो है ना शॉर्ट तरीका जो है, ट्रिक जो बोलते हैं ना, वो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। एक शॉर्ट ट्रिक के तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, है ये कंसेप्ट ही, लेकिन हो सकता है बाकी टीचर्स आपको शॉर्ट ट्रिक करके परोस दें इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, फिर से देखिए वही सेट्स वाला क्वेश्चन है। वेन डायग्राम से आप इजीली कर सकते थे इस चीज़ को। आप जब वेन डायग्राम से इजीली करने जाओगे तो ए बी सी ना क्या है, सबसेट्स हैं यूनिवर्सल सेट एस के। तो एक सेट हो गया आपका, ये आपने सेट बी बना लिया दूसरा, और तीसरा सेट और बना लो, ये आपका सेट सी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं ए बी और सी। तो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है। अब ये पूछ रहा है ए माइनस सी, ए में से सी हटा दो तो आप कहोगे सर मेरा ये वाला पोर्शन जो होगा ना, ये वाला मेरा आ जाता है। फिर अगर बी में से अगर आप सी हटाओगे तो बी में से सी हटाया तो आप कहोगे सर ये वाला जो मेरा शेडेड पोर्शन हो जाएगा। अब ये कह रहा है इसका दोनों का ना यूनियन कर दो। यूनियन करते ही आप कहोगे सर ये यूनियन ही है मेरा, ये जो पोर्शन है मेरा सर, ये पूरा मेरा यूनियन ही तो हो गया येलो वाला। तो अब देख लो आप, ए यूनियन बी में से सी हटा दो तो यही होगा क्या, यही तो होगा सर। मेरे पूरा ए यूनियन बी में से मैंने सी को हटा दिया तो सिर्फ बाहर बाहर का आ जाएगा, तो यही मेरा आंसर हो गया। वेन डायग्राम से इतना ईजी क्वेश्चन हो जाता है तुरंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अभी क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है वो देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 भी उसी तरीके का है कि सर इसको कैसे डील करूंगा मैं। वही बेटा वेन डायग्राम बनाओ, सबसे सिंपल होता है तरीका। इसमें क्या है, 2 ही सेट है मेरे, ए माइनस बी और बी माइनस ए। तो ये तो सर मेरा ए माइनस बी बनाता हूँ, ये सर्कल बनाएंगे। ये सर मेरा ए सेट हो गया, ये सर मेरा बी सेट हो गया, ये दोनों मेरे सेट्स हो गए। ठीक है, अब आप कहोगे सर ए माइनस बी, ये अगर मेरा ए होता सर और ये बी होता, तो ए में से बी गया तो ये आ गया, और बी में से ए गया तो सर ये आ गया। और ये तो आपको एज अ फॉर्मूला भी याद हो जाना चाहिए कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए करना होता है तो कितना आता है। तो आप कहोगे सर ए यूनियन बी में से इंटरसेक्शन का पार्ट मैं हटा दूंगा, ए यूनियन बी में से इंटरसेक्शन हटा दिया, सी आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी थे आपके। अब देखिए फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि इन्वर्स निकालने वाला। तो आपको क्या दिया हुआ, आपको एफ एक्स की वैल्यू मतलब वाई की वैल्यू 3x माइनस 4 दी हुई है। मैंने क्या बताया था, एक्स के टर्म्स में आंसर ले आओ। तो आप क्या करोगे सर, y प्लस 4 इज इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू मेरी आ गई निकल के y प्लस 4/3। मैंने क्या बोला, इस x की जगह लिख लो f इनवर्स x, और जहाँ पे इसमें y था वहाँ पे x लिख दो, x प्लस 4/3 आ गया आपका आंसर। x प्लस 4/3 कहाँ पे आ गया, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। ये क्या कहता है कि a मेरा स्मॉल है b से, मतलब a छोटा है b बड़ा नंबर है। सॉल्यूशन बताना है इन इक्वेशन ये है। तो कहीं आप देखो, आपको एक क्वाड्रेटिक जो आपको एक दी हुई है, ये आपको साफ साफ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। इस क्वाड्रेटिक में आपको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि आपके सामने कुछ ऐसा लिखा हुआ है सर x प्लस ए इंटू में x प्लस बी। 2 फैक्टर्स मुझे साफ साफ दिख रहे हैं सर, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। अब इसको कैसे करते हैं, आप कह दोगे सर नंबर लाइन बनाओ, वेवी कर्व भी मैंने आपको सिखा ही रखा है, इन इक्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है पूरी चीज़ें। तो माइनस ए माइनस बी मेरा आएगा सर। तो ए माइनस ए कहाँ आएगा, माइनस ए यहाँ आएगा, क्योंकि ए मेरा छोटा है सर, इसलिए ये कंडीशन दे रखी है। देखो ये वाली कंडीशन कि माइनस ए लगेगा कहाँ, ये यहाँ लगेगा, माइनस बी इधर लगेगा सर। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब आपको लेस देन वाला चाहिए था, तो मतलब मेरा शेडेड पोर्शन कितना हो जाएगा सर, मतलब मेरा यहाँ पे क्या ओपन रहेगा, और मेरा शेडेड पोर्शन सर ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ सर एक्स मेरा लाई करेगा माइनस ए से माइनस बी के बीच में। तो ये कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। देखिए कितने आराम आराम से प्यार प्यार से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो। नेक्स्ट देखिए, ए और बी सर मेरे दो, ए और बी मेरे दो एलिमेंट है, ए और बी दो सेट्स हैं, एक सेट है ए एक सेट है बी। ठीक है, इनके अंदर जो कॉमन एलिमेंट है ना, मतलब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, मतलब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू सर मुझे 5 दे रखी है। अब मुझसे पूछ रहा है कि ए क्रॉस बी
इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, ये कितना होगा, ये कितना होगा। तो बेटा आप सीधा याद रखो 5 अगर दोनों में कॉमन थे तो आप 5 इंटू 5 करवा दो तो आपका 25 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर कह सकते हो। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ से आप देखिए डायरेक्ट एज अ रिजल्ट निकाल सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा इंटू में फिर ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। सीधा सा आप ये एज अ रिजल्ट याद रख सकते हो इस चीज़ को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ए लेस देन 0 है। इसको कैसे पढ़ो, इसको सोचो कि ए नेगेटिव है। ए क्या है, नेगेटिव। बी क्या है, पॉजिटिव है सर, 0 भी हो सकता है पॉजिटिव भी है। तो ए बी, नेगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, हमेशा ही नेगेटिव होगा सर, हमेशा ही नेगेटिव होगा। लेकिन एक केस हो सकता है जहां पे बी मेरा 0 हो, तो 0 भी हो सकता है। तो ए बी की वैल्यू मेरी लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगी। प्योर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था बिल्कुल। ठीक है, अभी तक देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आप में से मैक्सिमम स्कोर 17 ही नंबर क्यों आया इस बार, 20 में से 20 क्यों नहीं आया। पिछले 3 मॉक में 20 आउट ऑफ 20 बच्चे लेके आ रहे थे, इसमें क्यों नहीं लेके आ पा रहे, मुझे ऐसा कुछ अंदाजा ही नहीं लगा। ठीक है, हालांकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ा रखे हैं। अब देखो, द नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन टू अनइक्वल रैशनल, दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं सर। ये भी कोई पूछने की बात है क्या, इनफाइनाइट नंबर होते हैं। आपको रियल नंबर्स का पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, जाके देख लो एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। अब ये क्या कह रहा है कि मेरा फंक्शन आर टू आर है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। देखिए हालांकि काफ़ी बच्चे उलझ जाएं इस क्वेश्चन में, मैं नहीं मानता कि काफ़ी बच्चे, मैं ये सोचता हूँ कि काफ़ी बच्चे हो सकता है इन चीज़ों में उलझें, लेकिन मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में नहीं उलझेगा। ये चीज़ की मैं श्योरिटी लेता हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा रखा है कि भाई ग्राफ की नॉलेज क्या होती है, मैंने उसको कंप्लीट अच्छे से पढ़ा रखा है कि भाई ग्राफ की नॉलेज होती क्या है। अब देखो y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा तुरंत बना देगा सर y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ इस टाइप का होता है सर, ई टू दी एक्स, ई की पावर एक्स। ठीक है, अब मुझे बताना है कि कैसा फंक्शन होगा, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है कि दो ही ओ वाले होते हैं, 1 1 ऑन 2। एक होता है इंजेक्टिव फंक्शन, एक होता है सर्जेक्टिव फंक्शन, दोनों साथ मिलकर चलते हैं तो बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब देख लेते हैं ई टू दी पावर एक्स कैसा होता है। तो पहले 1 1 चेक कर लें, इंजेक्टिव चेक कर लें। तो सर एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी भी लाइन खींच लूँ, अगर एक ही जगह पे क्रॉस करेंगी तो वो इंजेक्टिव तो होगा सर, मतलब ई टू दी पावर एक्स जो है 1 1 तो है सर, या फिर ऐसे लिख दो 1 to 1 तो फंक्शन है सर। ये बाइजेक्टिव के लिए क्या होता है, अगर रेंज देखें, रेंज देखो इसकी कितनी है, इसकी रेंज है सर 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी इसकी रेंज हो गई सर। लेकिन हमारा कोडोमेन कहाँ है, आप कहोगे सर तीर के बाद कोडोमेन, ये तो है रेंज। और कोडोमेन सर मेरी कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर रियल नंबर, मतलब कुछ ना कुछ खाली है, रेंज छोटी है। तो सर ये जो है ना, ये ऑन टू ना होके ये इनटू होगा। तो अगर ऑन टू नहीं हुआ तो ये बाइजेक्टिव तो सर कभी नहीं हो सकता, मतलब सर्जेक्टिव भी नहीं हुआ, तो मेरा इंजेक्टिव यहाँ पे आंसर आ जाएगा करेक्ट। देख कितना इजी क्वेश्चन था, इसको मैं ओरली सोच सकता था। y इज इक्वल टू दी पावर x, ऐसा ग्राफ जाता है, रेंज जो है कोडोमेन से छोटी है, मतलब सर्जेक्टिव तो हो नहीं सकता, इंजेक्टिव के लिए पैरेलल खींच लेता, हो गया। अब आप इसमें पता नहीं एक्सपोर्ट करोगे, y इज इक्वल टू मानोगे, x की वैल्यू निकाल के लाओगे, वो सब हम नहीं खेलेंगे भाई, हम लोग ग्राफ जानते हैं, ग्राफ से खेल लेंगे। ठीक है, इसलिए पढ़ो अच्छे से, एक एक चीज़ आपको कंप्लीट पढ़ाइए, रिवाइज किया करो। नेक्स्ट देख लो आप, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सेम वैसा ही क्वेश्चन फिर आ गया। अब बच्चे इसको कैसे भी करें, y माने x माने, आपको उससे मतलब नहीं है, आप पढ़ते हो वी मैथ्स पर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको सिंपल आना चाहिए सर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है तो सर मेरा पैराबोला इस टाइप का बनेगा सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी सिखाया आपको। तो सर मेरा जैसे ही मैंने एक्स एक्सिस के इधर ऐसे लाइन खींची तो सर ये तो 2 पॉइंट पे कट कर गई। आपने बताया था कि अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर जाए, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर जाए तो अब क्या कहोगे आप ही बताओ क्या कहोगे। ये सर एक्स एक्सिस की पैरेलल चलेगी तो मतलब 1 to 1 तो सर मेरा होगा ही नहीं, पहली चीज़ तो आप यही कहोगे सर 1 to 1 होने। लेकिन आप एक चीज़ देखो, ऐसे आप ये कर गई तो क्या ये फंक्शन होगा, क्या ये फंक्शन होगा, वो कब देखते हैं, वो सर हम वर्टिकल देखते हैं, वो कब देखते हैं, वो सब वर्टिकली हम देखते हैं। ठीक है, तो 1 to 1 नहीं होगा। रेंज देखो, कोडोमेन कितनी, तीर के बाद है सर, कोडोमेन मेरी रियल है, लेकिन सर मेरी जो रेंज आ रही है वो मेरी 0 से इनफाइनाइट आ रही है, तो इसका मतलब सर ये ऑन टू भी नहीं होगा, तो ये ना तो 1 1 होगा सर ना ऑन टू होगा, तो नीदर 1 1 नॉर ऑन टू मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कितने इजी क्वेश्चन है, देखो ग्राफ की वजह से इजी हो रहे हैं ये, वैसे ये क्वेश्चन इजी नहीं है। किसी बच्चे से दे के पूछ के देखना कि क्या ये क्वेश्चन तू आसानी से कर लेगा, तो नहीं कर पाओगे बेटा।
वाई में ही फंसे रह जाते हो, अंडर रूट लगाते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो। लेकिन ग्राफ की नॉलेज आपको अब है, आपको पूरा फंक्शंस चैप्टर, पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना अच्छे से प्यार से पढ़ाया है कि आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया और एक दो बार रिवाइज कर लिया ना उसको, तो आप कभी गलत नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखो डोमेन। अरे सर डोमेन तो सर इतनी डोमेन निकाली, खूब निकाल लेंगे डोमेन निकालनी फंक्शन की, तो आप सीधा कहोगे सर ये तो क्या है, अंडर रूट के अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है इसको मैं सबसे पहले उठा के सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डालूंगा। यहाँ डंडा मारा, ई यहाँ पे भागेगा, ई टू दी पावर 0, तो ये हो गया सर मेरा 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू ई की पावर 0, किसी की पावर 0 1 देती है, ये मेरा सर बना 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 4। इसको मैं लिख सकता हूँ सर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 ग्रेटर इक्वल टू 0। आपने सिखाया था सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव कर लेना, तो ये मैंने पॉजिटिव किया तो मेरा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। यहाँ से सर मेरे दो ब्रैकेट बन जाएंगे x माइनस 4 और x प्लस 1, x माइनस 4 और x माइनस 1 सर। जैसे ही आपका x माइनस 4 और x माइनस 1 बनेगा, ये अब आप देखते ही कह सकते हो सर ये तो भाला, दो ब्रैकेट है सर भाला, इसका मतलब सर मेरा x लाई करेगा कहाँ से कहाँ तक, आप कह सकते हो सर मेरा x लाई करेगा 1 से 4 तक, तो आपका आंसर आ तो गया 1 to 4। इतना सा आपको निकालना था, देखिए 1 to 4 आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि ए और बी काउंटेबल सेट्स हैं, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए में भी काउंटेबल है बी में भी काउंटेबल एलिमेंट है, तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट भी काउंटेबल हो जाएगा। हो गया। अब 20 में से एक सिंगल ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं लगा कि जो आप नहीं कर सकते थे। हालांकि एक जो इनवर्स वाला था वो मैं मान सकता हूँ 2 क्वेश्चन ना कर पाते, लेकिन 18 क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ईजी क्वेश्चन थे बेटा, वो आपको करने चाहिए थे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया मॉक टेस्ट नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो कल से हम लोग वीडियो अपने नेक्स्ट चैप्टर के लिए बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर अब हमारा, आज मैं सोच लेता हूँ थोड़ा सा क्या पढ़ाना चाहिए आपको नेक्स्ट चैप्टर, तो उसके बारे में करेंगे। देखिए कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर अभी, चलिए वो उसके ना किसी और वीडियो में बात करेंगे उस चीज़ का, क्योंकि मॉक टेस्ट के सॉल्यूशंस आप लोग सारे देखते नहीं हो, क्योंकि ना तो आप मॉक टेस्ट अच्छे से लगाते हो ना आप सॉल्यूशंस देखते हो, तो उसी में आपका ही लॉस है। ठीक है, तो वंस अगेन बेटा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। सभी अच्छे से रहिएगा। देखिए पतंग भी उड़ाते हो बच्चे, लेकिन ध्यान से रखना, ठीक है, छत वत से गिर मत जाना। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।